नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। ठीक है, ये जो आपका लेक्चर है गाइज इस सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। हमने ऑलरेडी आपका एक लेक्चर कर दिया है जिसमें कि क्लासिकल मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज हैं वो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि लैग्रेंजियन हो गया, हैमिल्टोनियन हो गया, हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहला पार्ट नहीं देखा है, तो आप चैनल पे चले जाइए या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं, उसके आगे के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा गाइस, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी हम फार्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाले आपके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो भी हम फॉर्मूलाज देखेंगे गाइस, इस पे ऑलरेडी आपके मान के चलिए 100 से 150 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लेंगे, आपको इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक भी फॉर्मूला, एक भी शॉर्टकट ट्रिक्स जो होगी वो आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे की जो वीडियोस होती है अपलोड करने में थोड़ा सा बढ़िया लगता है, मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जिससे कि आगे भी जो हम वीडियोस अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज हमने पिछली क्लास में आपके 11 नंबर तक जो भी आपके फॉर्मूलाज थे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हमारा 12वां नंबर है। 12वां नंबर फॉर्मूला आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है, ये आप टॉपिक जानते हैं गाइस, सबके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा आप इसको देख सकते हैं या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आप इसको बोलते हैं गाइस। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है आपका √k/m। यहाँ पे जो आपका k होता है इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं चाहे तो, या फिर फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं गाइस। m आपका मास हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल, जब आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट होता है तब आप इसको यूज करेंगे। लेकिन नॉर्मली जो हम स्मॉल ऑसिलेशन के क्वेश्चंस करते हैं ना गाइस, इस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं √V'(a), यहां पे जो आपका V'(a) है, इसका मतलब ये है ना गाइस कि जो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस करते हैं अपने पोटेंशियल एनर्जी का, जो आपका पोटेंशियल दिया रहता है जो कोऑर्डिनेट पे बेसिकली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आप उस पे जो x = a0 पुट कर रहे हैं, जो भी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ करता है उसको हम पुट करते हैं, तब जाके हमारे पास एक वैल्यू मिलती है। ठीक है, और ये जो आपकी वैल्यू होती है गाइस आपके दो अलग अलग पॉइंट से होके आती है। वो जो दो आपके पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्टेबल पॉइंट होता है और एक आपका अनस्टेबल पॉइंट होता है, तो उसकी मदद से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो जो आपकी चीज होती है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप इसका पूरा प्रोसेस देखिएगा कैसे हमारे पास जो स्मॉल ऑसिलेशन के क्वेश्चंस हैं किए जाते हैं। ठीक है, ये तो आपका मान लीजिए फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाएगा, हम इतना जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या क्या चीजें करनी होंगी गाइस? जो भी हमारा क्वेश्चन होता है आप देखेंगे उसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन होता है गाइस। ठीक है, आप जब भी स्मॉल ऑसिलेशन का क्वेश्चन देखेंगे या फिर स्मॉल अप्रोक्सीमेशन का, उसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल बस Vx या फिर Vr करके दिया जाता है। ठीक है, इतना हम देखते हैं। उसके बाद करना क्या होता है गाइस? पहला जो स्टेप होता है, तुरंत उस पोटेंशियल एनर्जी को आपका जिसका भी वो फंक्शन होता है, जैसे कि x का फंक्शन है तो तुरंत आपको dV/dx कर देना होता है। इतना आप करेंगे और फिर उसको =0 पुट कर देंगे। ठीक है, इतना पुट करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगा, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास कुछ x की वैल्यूज मिलती हैं, और वो जो आपकी x की वैल्यूज होंगी, मान लीजिए अगर 2x की वैल्यूज आती हैं, 3x की वैल्यूज आती हैं, तो उसको आप x1 x2 x3 ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही जो आपके x1 x2 की वैल्यू आती है, ये अब हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन को कैलकुलेट करने में मदद करेंगे गाइस। ठीक है, कैसे मदद करेंगी? तो सबसे पहले जो आपने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था, उसका जो आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेशन किया था, डिफरेंशिएशन किया था, उसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, आपको मान लीजिए ये करना होगा। फिर क्या होगा गाइस, यहां पे इस वाले डिफरेंशिएशन में जो आपने यहां से x1 x2 x3 जो पॉइंट्स निकाले होंगे, आप इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, आप इसको बारी बारी से यहां पे रखेंगे। ठीक है, जो आपका डबल डेरिवेटिव है आप इसमें इनके पॉइंट्स को रखेंगे, तो अब आपको दो चीजें पता चलेंगी। जैसे कि जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है, पॉइंट को पुट करने के बाद हो सकता है कि > 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर दिखती है
तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं, या फिर जो पॉइंट होता है उसको हम स्टेबल पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, अगर वहां पे डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है, अगर आपने उसमें पॉइंट को पुट करा है, अगर वहां पे आपकी वैल्यू निगेटिव आती है या फिर लेस देन 0 आती है, तो हमें क्या पता चलता है गाइस, वहां पे जो आपकी वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमा है, या फिर जो आपका पॉइंट है वो अनस्टेबल पॉइंट है। ठीक है, तो ये हम पता कर सकते हैं। आपके पास जैसे ही वैल्यू आएगी, मान लीजिए वो मेंशन करके आता है गाइस कि हमें अपने स्टेबल पॉइंट पे अपनी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, या फिर कोई भी पॉइंट दिया रहेगा ना गाइस, वो सारे के सारे आपके स्टेबल ही होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ही हमारा काम का है। निगेटिव हम दे देंगे तो वैसे ही आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं आ पाएगी, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको स्टेबल पॉइंट या फिर जो पॉइंट दिया जाता है वो स्टेबल होता है, और यहां से जैसे कि जब आपको ग्रेटर देन 0 मिला है, पॉजिटिव जो वैल्यू आती है डबल डिफरेंशिएशन की, वही वैल्यू आप यहां पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास पॉइंट की वैल्यू आई थी, डबल डेरिवेटिव यहां पे रखेंगे और अंडर रूट करके डिवाइडेड बाई m कर देंगे, तो आपको अपना जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन है या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन है तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो स्मॉल ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है, आपके पास स्टेबल पॉइंट होता है, अनस्टेबल पॉइंट होता है, वो आप आराम से पता लगा सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रीक्वेंसी मान लीजिए नहीं पूछा जाता है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कि किस पॉइंट पे आपका वो स्टेबल है और किस पॉइंट पे आपका अनस्टेबल है। तो इससे हमें बस यहां पे यहीं तक डबल डेरिवेशन तक करके, जो डबल डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे करके आपको छोड़ देना है। यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जब आपको स्टेबल तक पूछा जाए तो बस आप यहीं पे फिनिश कर देंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन जब आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन तक जाना होगा, तब आपको ये वाले स्टेप को फॉलो करना होगा गाइस। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में क्या चीज पूछी जा रही है, फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है अपने स्मॉल ऑसिलेशन का, या फिर आपको बस स्टेबल या फिर अनस्टेबल पॉइंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कई बार आप यहां से भी अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं और कई बार आपको अपने फ्रीक्वेंसी तक भी जाना पड़ता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन जो आपका कॉन्सेप्ट है गाइस, आपका स्मॉल ऑसिलेशन जो कॉन्सेप्ट है, ये यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है। हमारे पास एक और भी इस पे क्वेश्चन आता है, एक और भी कॉन्सेप्ट इसका होता है। जैसे कि हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दी है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा Vx आपका गिवन होता है गाइस। ठीक है, हम इसमें एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में dv अपॉन में dx, और इक्वल टू 0 हमने इसको फाइंड आउट किया। यहां से एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट को अब हम क्या करेंगे, हम एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर इक्विलिब्रियम सेपरेशन बोल सकते हैं गाइस। ठीक है, तो जो भी आपके पास पॉइंट आया रहेगा, आप उसको फिर से अपने पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब कि जो आपका बस Vx दिया रहेगा, मतलब कोई भी डिफरेंशिएशन ये नहीं होना चाहिए, जो डायरेक्ट आपका Vx गिवन होता है, आप उसमें अपना जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है, बस डायरेक्टली ले जाकर पुट कर देंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है गाइस, हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे या फिर इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे कैलकुलेट किया जा सकता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि पोटेंशियल दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इसके पोटेंशियल को इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे या फिर इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे कैलकुलेट कीजिए। तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, डिफरेंशिएशन करना है, फिर पॉइंट को वहां से फाइंड आउट कर लेना है इक्वल टू 0 पुट करके, फिर उसी पॉइंट को अपने पोटेंशियल में पुट कर देना है, तो आपको जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे पोटेंशियल है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, कई सारे एग्जाम्स में इस पे भी क्वेश्चंस आ रखे हैं गाइस। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, दिस विल बी पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गाइस कि हमारे पास जो स्मॉल ऑसिलेशन है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, इसी में सब यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अपना फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है, स्टेबल या फिर अनस्टेबल पॉइंट पूछा जाता है, या फिर जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है या फिर डिस्टेंस है, ये पूछा जाता है। इससे बाहर अब आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम आपका या फिर मिनिमा जो है, स्टेबल वाले की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमा अगर मैं बोल रहा हूं इसका मतलब वहां पे अनस्टेबल की बात कर रहा हूं। तो कई बार ये भी होगा कि स्टेबल अनस्टेबल न लिख के मैक्सिमा मिनिमा भी बोला जा सकता है। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको चीजें यहाँ पे अलग अलग तरीके से दी जा सकती हैं, जिससे कि आप कुछ गलती करें। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया, गलती नहीं होनी चाहिए आप। ठीक है, एकदम बढ़िया से समझते हुए चलिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। कुछ भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी हम ये क्लास कर रहे हैं गाइस, पिछली भी जो हमने क्लास करी थी इस सीरीज की, उसके जो PDF नोट हैं, जो आपके फॉर्मूला सीट है, वो हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको एक YouTube का फ्री मटेरियल सेक्शन मिलेगा। ठीक है, हम वहाँ पे जो YouTube से रिलेटेड जो भी आपकी ये सीरीज चला रहे हैं,
इसके नोट्स को वहां पे हम अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑलरेडी अवेलेबल है, ये वाला भी कुछ देर में आपका अपलोड हो जाएगा जैसे ही आपकी वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप फ्री मटेरियल देख रहे हैं तो, या फिर इस वाले पीडीएफ को बस आप देखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो जाके आप हमारे ऐप पे इस फ्री मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, इस फ्री फॉर्मूला सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इस पीडीएफ को जिसको इस फॉर्मूले सेट की जरूरत है अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं गाइस। नेक्स्ट आपका टाइप देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉइजन ब्रैकेट। आप जानते हैं गाइस ये वाला भी फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो जो पॉइजन ब्रैकेट होता है गाइस, इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपको कुछ डायनेमिकल वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला जैसे हम ले रहे हैं, इफ एक्स एंड वाई आर टू डायनेमिकल वेरिएबल्स। ठीक है, हमारे पास जो एक्स एंड वाई है हमें ध्यान रखना है कि वो आपके डायनेमिकल वेरिएबल्स होने चाहिए, तभी आपका पॉइजन ब्रैकेट उसको फॉलो कर सकता है, उसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, एंड जो भी आपके डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं जैसे कि एक्स एंड वाई, वो आपके दो फंक्शंस हैं, जैसे कि कॉन्जुगेट वेरिएबल्स आप लेके चलेंगे, एक क्यूजे और एक आपका पीजे, इन दोनों पे वो डिपेंड करना चाहिए। मतलब कि आपका एक्स है वो क्यूजे पे भी डिपेंड करना चाहिए, मतलब कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट में जो बोलता हूं, और जो आपका पीजे है या फिर जनरलाइज मोमेंटम जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो x आपका q और p पे डिपेंड करना चाहिए, आपका जो y है वो भी आपका q और p पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज उनकी फंक्शंस होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम उनका पॉइजन ब्रैकेट कैलकुलेट करने जाते हैं तो क्या होगा गाइस, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एक्स वाई, आपका बेस क्या है, क्यूजे पीजे, मतलब कि किस पे डिपेंड करते हैं, तो क्यूजे पीजे। हमें ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हम पॉइजन ब्रैकेट की बात करते हैं तो वहां पे जो उनका रिस्पेक्ट में किया जाता है, जैसे कि एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, और एक आपका जनरलाइज मोमेंटम होता है उसकी रिस्पेक्ट में करते हैं, और कोई चीज नहीं होती है गाइस। ठीक है, आप यहाँ पे Q और P के रिस्पेक्ट में ही बस बात करेंगे, और कोई चीज आ ही नहीं सकती। और ये जो आपका ऑर्डर है वो भी आपका यही होता है, जैसे कि पहला आपका जो डायनेमिकल वेरिएबल है जो आपका डेल एक्स है यहाँ पे। ठीक है, डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू, ये आपका यही ऑर्डर आपको फॉलो भी करना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने दो कोऑर्डिनेट्स आपके ले रखे हैं यहाँ पे, एक आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट और एक आपका जनरलाइज वेलोसिटी। तो डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू जे, डेल वाई अपॉन में डेल पी जे, ये पहला ऑर्डर ऐसे ही होगा। इसमें अगर आप आगे पीछे करेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। माइनस डेल एक्स अपॉन में डेल पी जे, डेल वाई अपॉन में डेल क्यू जे। इसमें याद रखिए कुछ भी सिमिलर नहीं है गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हमारा जो एक्स है क्यू और पी दोनों पे डिपेंड करना चाहिए, उसका वो फंक्शन है। तो देखिए पहली बार डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू जे, और यहां पे डेल एक्स अपॉन में डेल पी जे। ठीक है, यहां पे डेल वाई अपॉन में डेल पी जे, यहां पे डेल वाई अपॉन में डेल क्यू जे, चीजें अलग हैं। तो इस कारण से ये आपका पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एक्स वाई डायनेमिकल वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट है। और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास ना मल्टीपल जो आपके फंक्शंस है आपके क्यू पी, वो आपके मल्टीपल अगर दिए जाते हैं तो हमें अलग अलग तरीके से उनकी वैल्यूज को ऐड भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए समेशन यहाँ पे यूज किया जाता है, लेकिन हमेशा हमें समेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कभी भी क्वेश्चन देखेंगे मोस्टली जो हमारे पेपर्स में आए हैं, हमें समेशन का कोई फायदा नहीं होता है, तो आप समेशन हटा के आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है समेशन की जरूरत पड़ सकती है तो आप समेशन शुरू में लगा के रखिए, लेकिन उसके बाद में हटा दीजिए, क्योंकि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है कि बस दो ही कोऑर्डिनेट है उसके अलावा है नहीं, तो समेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं गाइस वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना है समेशन अपनी जरूरत के हिसाब से लगाना है, लेकिन हमारे लिए समेशन की वजह से जरूरत पड़ती नहीं है। जनरल फॉर्मूला में आप उसको लगाएंगे, लेकिन सॉल्व करते टाइम उसको हटा देना है बाद में। ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं है, आप कभी भी क्वेश्चन देखेंगे आपको ये चीज नहीं दिखती है आंसर में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मान लीजिए ये तो आपका हो गया जो पॉइजन ब्रैकेट का जनरल फॉर्मूला है। हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, प्रॉपर्टीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा जो प्रॉपर्टी है पॉइजन ब्रैकेट का, इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारा पॉइजन ब्रैकेट होता है ना गाइस, वो आपका कम्यूटेटिव लॉ होता है आपका अलजेब्रा का, उसको फॉलो नहीं करता है। मतलब क्या है, जैसे कि एक्स वाई का जो डायनेमिकल वेरिएबल होता है ना गाइस, वो वाई एक्स के डायनेमिकल वेरिएबल का जो पॉइजन ब्रैकेट है उसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अगर आप एक्स वाई का पॉइजन ब्रैकेट करके देखेंगे तो आप यहाँ पे रीजन इसका देख सकते हैं, उसकी वैल्यू देखिए। फिर अगर आप वाई एक्स का पॉइजन ब्रैकेट करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिख जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे ना गाइस, तो ये किसके बराबर हो जाता है, माइनस ऑफ एक्स वाई यहां पे हो जाएगा। तो इस कारण से आपका वाई एक्स का माइनस एक्स वाई के बराबर होगा, और आपका एक्स वाई का माइनस वाई एक्स के पॉइजन ब्रैकेट के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका पॉइजन ब्रैकेट होता है आपके कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता है। हमने
उसमें यही चीज देखा होता है कि अगर आप एक्स वाई का कर रहे हैं तो वाई एक्स के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं होती, ये चीज आपकी फेल हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिए हमारे पास जो आपका एक्स वाई है उसका पॉइजन ब्रैकेट वाई एक्स के बराबर नहीं है। ठीक है, ये आपका कब बराबर होगा, जब आप यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे तब आपका ये बराबर होता है। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, वेरीफाई कर सकते हैं माइनस साइन कॉमन लेके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी क्या है आपका, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ सेम डायनेमिक वेरिएबल इज 0। अगर आप जो डायनेमिकल वेरिएबल लेके चल रहे हैं अगर वो दोनों सेम रखते हैं, जैसे कि हम वहां पे एक्स वाई लेके चल रहे थे, वाई एक्स लेके चल रहे थे, अगर मैं उन दोनों को एक्स एक्स या फिर वाई वाई लेके चलूंगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आप यहीं पे देखिए जैसे डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू, यहाँ पे भी एक्स कर दीजिए, फिर डेल एक्स अपॉन में डेल पी और यहाँ पे भी एक्स कर दीजिए, तो देखिए गाइस यहाँ पे इधर भी सेम हो जाएगा, इधर भी सेम हो जाएगा, आपकी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली वेरीफाई किया जा सकता है। तो इसीलिए याद रखना है कि हमारे पास जो पॉइजन ब्रैकेट होता है सेम डायनेमिकल वेरिएबल का हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर कभी सेम टू सेम आ जाए तो आपको वहां पे सॉल्व नहीं करना है, तुरंत उसको 0 पुट कर देना है। ठीक है, क्लियर है ना, बढ़िया से देखते चलिए। उसके बाद क्या है गाइस, हमारा जो पॉइजन ब्रैकेट होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करता है। मतलब कि अगर मैं एक डायनेमिकल वेरिएबल x ले रहा हूं और एक जो दूसरा डायनेमिकल वेरिएबल है उसको मैं y प्लस जेड एक साथ में ले रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो आपके डायनेमिकल वेरिएबल ट्रीट करूंगा, एक आपका अकेले x ट्रीट किया जाएगा और दूसरा वाला y प्लस जेड एक साथ में ट्रीट किया जाएगा। फिर जब वहां पे उसके फॉर्मूले को फॉलो करेंगे पॉइजन ब्रैकेट वाला, तो आप देखेंगे गाइस, मान लीजिए यहाँ पे पहला वाला तो x हो जाएगा, यहाँ पे पहला वाला x हो जाएगा और दूसरा वाला y प्लस जेड होगा। तो ये डिफरेंशिएट करके अलग अलग दो पार्ट में किया जा सकता है गाइस। ठीक है, क्योंकि y वाला भी एक बार p के रिस्पेक्ट में होगा, फिर z वाला भी एक बार b के रिस्पेक्ट में होगा, फिर यहां पे भी सेम चीज होगी गाइस। ठीक है, ऐसे आप इसको डिफरेंशिएट करके अलग अलग पार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि दो आपके पॉइजन ब्रैकेट मिलेंगे, एक आपका एक्स वाई का पॉइजन ब्रैकेट मिलेगा और एक आपका एक्स जेड का यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट मिलेगा। ठीक है, और जो भी आपकी चीजें होंगी सब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें होंगी गाइस। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट जैसा नहीं है, आप इसको चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, चीजें आती रहती है ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे कि ये एडिशन वाला है वैसे ही आपका प्रोडक्ट वाला भी यहाँ पे रूल एक फॉलो हो जाता है। अगर आप जैसे एक मैं डायनेमिकल वेरिएबल x ले रहा हूं और एक मेरा जो डायनेमिकल वेरिएबल है yz, मतलब इन दोनों को साथ में मिला के ले रहा हूं। ठीक है, तो जब हम इनको स्टार्ट करेंगे पॉइजन ब्रैकेट इनका कैलकुलेट करना, तो शुरू में तो ये आपका yz साथ में होगा, फिर दो फंक्शन के जैसा इनको ट्रीट करेंगे, एक बार हम डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू करेंगे, फिर डेल yz अपॉन में डेल पी करेंगे। तो आपका क्या होगा, yz को आप एक बार p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आपके दो पार्ट वहां पे तोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो फिर आपका yz को आप क्या करेंगे, p के रिस्पेक्ट में भी करेंगे डिफरेंशिएट, q के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपके दो पार्ट यहां से निकल जाएंगे गाइस। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक बार y कॉमन दिख जाएगा, तो मतलब y बाहर, x z का यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, अपना पॉइजन ब्रैकेट, फिर x y और z यहाँ पे एक बार बाहर दिखेगा, तो उसका वहां पे पॉइजन ब्रैकेट हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को देख सकते हैं, आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी हमारे पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इनका थोड़ा सा डेरिवेशन भी कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, अदरवाइज अगर टाइम नहीं है तो इनके फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए, अपने एग्जाम में डायरेक्टली जाके यूज कर लीजिएगा। ठीक है, हम तो वैसे भी शॉर्टकट बात कर रहे हैं, सारी जो आपके फॉर्मूलाज है शॉर्टकट तरीके से बात करें, बस आपको कैसे क्वेश्चंस में यूज करना है वो हम देख रहे हैं गाइस। ठीक है, अगर आपको इसके डेरिवेशन की भी जरूरत होगी तो पॉइजन ब्रैकेट वाला आप पॉइजन ब्रैकेट करके कमेंट कर दीजिएगा, पॉइजन ब्रैकेट कंप्लीट डेरिवेशन। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो इसका हम कंप्लीट थियरी, कंप्लीट जो इसका डेरिवेशन होगा पूरा पार्ट इसको हम अपलोड कर देंगे सेपरेट वीडियो में गाइस। ठीक है, पूरा हम इसका थियरी आपके साथ एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला देख लीजिए, अगर आपको डेरिवेशन चाहिए हो तो बता दीजिएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या होगा गाइस, हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट के कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट या फिर बेसिक पॉइजन ब्रैकेट। मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है, हमारे पास जो डायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं ना अपने कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड करते हैं, मतलब कि जो आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और जो आपके पास जनरलाइज मोमेंटम है उसी से रिलेटेड होते हैं। अगर ऐसा हुआ कभी तो आपको इस पॉइजन ब्रैकेट को यूज करना पड़ेगा। मतलब देखिए यहाँ पे क्यू आई पी जे, ठीक है, अगर आपका ये दो डायनेमिकल वेरिएबल हैं और ये क्यू पी पे डिपेंड कर रहे हैं तो इनका जो रिलेशन होता है क्या होता है गाइस, डेल आई जे यहाँ पे हो जाता है। रोनिका डेल्टा जो आपका है तो रोनिका डेल्टा डेल आई जे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू होती है गाइस आई जे पे डिपेंड करती है। मतलब कि आप भी जानते हैं अगर आई और जे अगर इक्वल नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे
जो वैल्यू होती है उनकी वैल्यू 0 मिलेगी। आप इसको प्रूफ भी करके देख सकते हैं। मान लीजिए अगर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है ये दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अगर मैं Q और P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली 0 मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए I और J बराबर कर देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए ये Q1 ये भी P1, तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो आपका जो कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे ना गाइस, वो भी आपका P1 Q1 ऐसे ही लिया जाएगा। तो उसके रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला वाला जो टर्म होगा ना गाइस, वो आपको 1 वैल्यू दे देगा और दूसरा वाला जो टर्म होगा वो 0 वैल्यू दे देगा। तो इस हिसाब से जब आपका I और J बराबर होता है तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 मिलती है, और जब आपके पास I और J बराबर नहीं होता है तो इसकी वैल्यू हमें 0 मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे एग्जाम्स में ये चीज भी पूछी जा सकती है कि भाई आपका फंडामेंटल या फिर बेसिक पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम्स में आ चुकी है ये भी। ठीक है, तो जैसे कि आपने पॉइजन ब्रैकेट तो देख लिया, पॉइजन ब्रैकेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, आपके जो भी यहाँ पे डायनेमिकल वेरिएबल्स है उससे रिलेटेड हमने बात कर ली है। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आपका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ चुके हैं, अगर आप सीएसआर नेट और गेट का पेपर उठा के देखेंगे तो। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, जो हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके तो ये याद रखिए कि कई सारे नाम होते हैं। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसके 3 नाम है, कैनोनिकल बोलिए या फिर पॉइंट बोलिए या फिर कॉन्टैक्ट बोलिए। तो ये 3 इसके नाम है इस ट्रांसफॉर्मेशन के। ठीक है, इसमें होता क्या है गाइस, हमारे पास जैसे कि आप शुरू से Q और P पढ़ रहे हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम, हम इनको ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट पहले था इसको हम नए कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है ना, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो कोऑर्डिनेट मिला है क्या ये कैनोनिकल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एक कंडीशन है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि आपने जो नए कोऑर्डिनेट्स लिए हैं क्या वो कैनोनिकल है या फिर नहीं है। तो वो आपका पॉइजन ब्रैकेट की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका पॉइजन ब्रैकेट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या फिर नहीं है। तो कैसे होगा गाइस, हमारे पास कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग पॉइजन ब्रैकेट। तो जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, अब देखिए कि जो आपका बेस कोऑर्डिनेट था, मतलब कि QP, जो अदर जो स्टार्टिंग वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट्स जो आपके थे, उसके रिस्पेक्ट में ही हम बात करेंगे नए वाले कोऑर्डिनेट्स का गाइस। ठीक है, Q और P, यहाँ पे QP की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, बस ये है कि जो Q की वैल्यू होगी वो आपके स्मॉल q और P पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, जो आपका P की वैल्यू होगा वो भी आपका डिपेंडेंट होगा गाइस किस पे, Q पे। जो भी आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, याद रखिए आप जिस भी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से एक ओल्ड कोऑर्डिनेट से नए कोऑर्डिनेट में फॉर्म करा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करा रहे हैं, तो वो ओल्ड कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करना चाहिए, तभी आप वहां पे कुछ बात कर सकते हैं। अदरवाइज वो डिपेंड नहीं करेगा, फिर कोई सेंस वहां पे बनता नहीं है गाइस। ठीक है, तो इसी हिसाब से ध्यान रखिएगा, ये भी आपका उसी पे डिपेंड करेगा, तभी हम इनका पॉइजन ब्रैकेट निकालेंगे और उसके बाद हमें अपना रिलेशन पता चल सकता है। ठीक है, और याद रखिए जब आप इनका पॉइजन ब्रैकेट उनके रिस्पेक्ट में निकालेंगे गाइस, अगर वो 1 आ जाता है, ठीक है, तो अगर 1 मिला तो हम ये साफ साफ बोल देंगे कि जो आपने नया वाला ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो नए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपके हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कैनोनिकल है। ठीक है, मतलब कि जैसा पहले वो कैनोनिकल थे अभी भी कैनोनिकल है। लेकिन अगर यहां पे 1 नहीं आया तो क्या होगा गाइस, ये जो आपके शुरू में जो कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स थे वो अब कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स नहीं रहे, वो आपका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, मतलब वो गलत है गाइस। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में मिल जाएंगे जिसमें कि आपने देखा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है इसमें बोला जाता है कि ये देखिए आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये देखिए आपका दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें आपको ये बताना है कि ये कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और कौन सा वाला नहीं हुआ है। और कई बार ये भी होता है ना गाइस, आपको जो Q और P की जो वैल्यू दी जाती है उसमें कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जैसे अल्फा बीटा, कुछ भी ऐसा होगा, और बोल दिया जाता है ना कि अल्फा बीटा की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए जिससे कि ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है कैनोनिकल हो जाए। तो आपको फॉर्मूला यही फॉलो करना होता है, इज इक्वल टू 1 रख देना होता है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। अगर आप सिंप्लीफाई कर पाते हैं तो आपके क्वेश्चंस में आपको जो अपना अल्फा होगा, जो अपना बीटा होगा, वो आराम से मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक मैथ को यूज करना पड़ता है, तो आप अपने जो अल्फा बीटा उसके लिए आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया था वो कैनोनिकल हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो दोनों तरीके से आ जाते हैं, एक बार तो वेरीफाई करने के लिए और एक बार पहले से ही वेरीफाइड होता है, हमें बस अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो आपके पास जो पॉइजन ब्रैकेट है ये भी एक बढ़िया रोल प्ले करता है जब भी हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ठीक है, तो याद रखिए पॉइजन ब्रैकेट बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनाता है, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, एप्लीकेशन है, वो बढ़िया होते ही हैं,
और साथ ही साथ जो आपका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बनता है गाइस, ठीक है। आपके लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस बन चुके हैं। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो कई साल तो ये बार बार रिपीट हुए हैं किसी भी एग्जाम में, जहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स है, आपका पॉइजन ब्रैकेट है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ऐसे एग्जाम्स में ऐसी चीजें आ रही हैं, ठीक है। याद रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद बात करते हैं गाइस कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि हमारा ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर आप पेपर्स को देखते हैं मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स तो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ठीक है। हमारे पास जो कंप्लीट कंपोनेंट होता है वेलोसिटी वाला, वो दो कंपोनेंट का मिला हुआ होता है। जैसे वी वेक्टर है तो वी आर वेक्टर प्लस वी थीटा वेक्टर, तो वी आर वेक्टर जो आपका होता है ना गाइस, ये आपका रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपके पास यहाँ पे वी थीटा वेक्टर है ये आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो वी आर वेक्टर होता है, इसको आप चाहो तो जैसे वेक्टर है तो इसको वी आर मैग्नीट्यूड और आर कैप आप इसका रख सकते हैं, जो आपका रेडियल कंपोनेंट यूनिट वेक्टर है। और जो आपके पास वी थीटा वेक्टर है इसको आप चाहो तो वी थीटा थीटा कैप आप रख सकते हैं गाइस, ठीक है। इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं, हमारा जो वी आर वेक्टर है उसमें आर डॉट आर कैप आप देख सकते हैं, मतलब वी आर की वैल्यू आपकी कितनी होती है गाइस, वी आर की वैल्यू आपकी आर डॉट होती है। जो आपका रेडियल कंपोनेंट होता है, रेडियल वेलोसिटी जो आपके पास होता है उसकी वैल्यू वी आर इज इक्वल टू आर डॉट बस होता है, अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात करें तो, ठीक है। और वही अगर मैं वी थीटा की बात करता हूँ गाइस यहाँ पे, तो वी थीटा वेक्टर इज इक्वल टू आर थीटा डॉट थीटा कैप यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर हम बस मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वी थीटा आपका क्या हो जाता है, आर थीटा डॉट यहाँ पे हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी आप इन चीजों को देख सकते हैं और आपके वेक्टर फॉर्म में भी इन चीजों को देख सकते हैं। आप लोगों को ये यूज करना पड़ता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देख लीजिए, ये पहला टर्म मेरा मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे भी जो पहला टर्म दिख रहा है वो आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो ये वी आर वेक्टर है, तो ये वी आर की वैल्यू क्या है, आर डॉट है। वी थीटा है जैसे यहाँ पे वेक्टर, ये पहला वाला टर्म आपका वी थीटा है गाइस, आपका ये जो मैग्नीट्यूड था, तो वी थीटा की वैल्यू कितनी, आर थीटा डॉट। तो वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके रख दें, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू वी आर वेक्टर प्लस वी थीटा वेक्टर, तो वैसे ही आप वी आर वेक्टर की जगह पे वी आर आर कैप रख सकते हैं और वी थीटा वेक्टर की जगह पे वी थीटा थीटा कैप आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद वी आर की जगह पे आर डॉट आ जाता है और आपका वी थीटा की जगह पे आर थीटा डॉट आ जाता है, ठीक है। और हम जानते हैं ये जो आपके कंपोनेंट है वी आर वाला रेडियल वेलोसिटी वाला चल रहा है और आपका वी थीटा वाला ट्रांसवर्स वेलोसिटी वाला चल रहा है, ठीक है। अगर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालें गाइस, जैसे कि वी आर वेक्टर है और आपका वी थीटा वेक्टर है, तो उसका हम मैग्नीट्यूड रख सकते हैं। तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर, या फिर वी आर की वैल्यू आप जानते हैं गाइस यहाँ पे क्या है, आर डॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला आपका आर स्क्वायर थीटा डॉट यहाँ पे थीटा डॉट स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा गाइस, ठीक है। इसमें हम जान पा रहे हैं जो आपका आर डॉट है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं गाइस, आर डॉट यहाँ पे हो जाता है। थीटा डॉट की अगर हम बात करें तो वो आपका डी थीटा अपॉन में डी टी, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये जो आपको पोर्शन अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना, वी आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही वी आर या फिर आर डॉट ऑफ इसको बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल वेलोसिटी हो जाता है। अगर मैं वी थीटा वाले जो वेक्टर की बात करूं उसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो वो आपका वी थीटा हो जाएगा या फिर आर थीटा डॉट आप इसको बोल सकते हैं। और थीटा डॉट वही जो एंगुलर वेलोसिटी होती है या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आप बोलते हैं, इसको हम आर ओमेगा भी रख सकते हैं गाइस, ठीक है। ये आपका क्या है गाइस, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपका हो जाता है, ठीक है। अगर हम पहले वाले रेडियल कंपोनेंट की बात करते हैं जो आपका वी आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट आर कैप, ये किसके कारण हुआ है गाइस, इज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इस दौरान आपका थीटा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में कौन चेंज कर रहा है, तो वो आपका आर डॉट यहाँ पे चेंज कर रहा है गाइस, ठीक है। अगर हम अपने वी थीटा वाले की बात करते हैं तो वी थीटा वाले में देखिए आपका आर थीटा डॉट है गाइस, तो यहाँ पे आर भी चेंज नहीं कर रहा है, वो आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में कौन चेंज कर रहा है, ये आपका थीटा डॉट चेंज कर रहा है गाइस, ठीक है। तो आपका ये ड्यू टू द चेंज इन थीटा आपका आर रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। आपके नए नए क्वेश्चंस हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं गाइस, ठीक है। मैग्नीट्यूड पे देखिएगा आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपके जो कंपोनेंट है मैग्नीट्यूड वाले जो कंपोनेंट्स हैं इन पे भी आपके कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी आज के लेक्चर पे, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीजें बढ़िया लगी होंगी, आपके एग्जाम के लिए सारी चीजें हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा गाइस, ठीक है। हमारा जो पहला लेक्चर है आपने अगर नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर जाके देख लीजिएगा, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें बात करी हैं, ठीक है। इस क्लास की जो पीडीएफ है हमारे एप्लीकेशन पे आपका जो एक फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है, आप जाके वहाँ पे उसमें चेक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं, अपने रूम में चिपका सकते हैं कहीं पे, ठीक है, या फिर अपने लैंग्वेज में आप इसके नोट्स को बना सकते हैं गाइस, ठीक है। हमने जो नोट्स है बहुत शॉर्ट में रखा है, इससे शॉर्टकट अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता है गाइस, अगर आपको रिवीजन करना है तो, ठीक है। और गाइज अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, CSIR फिजिकल साइंस, गेट फिजिकल साइंस, सेट एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, क्रैश कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके लिए करना क्या होगा, आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आप अगर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आप हमारे एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। आपके लिए लाइव बैचेज और रिकॉर्डेड बैचेज सब कुछ अवेलेबल है, और काफ़ी कम फीस में हमने वहाँ पे सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है गाइस, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी जाइए, अपनी प्रिपरेशन एकदम स्टार्ट कीजिए बेसिक से, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।